हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के समसामयिक वार्षिकांक घटनाक्रम में आज हम यहाँ पर मार्च 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के यहाँ पर 14 महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहिएगा। सारी चीज़ों को हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, योजनाएं संचालित की गई, कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, महोत्सव हुए, विभिन्न पुरस्कार, पुस्तकें और अन्य प्रकार के यहाँ पे घटनाक्रमों को लेकर हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऐसे विषयों को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एज ए क्वेश्चन के रूप में। 12 जून को एग्जाम है और इससे पहले यहाँ पे 2 हफ्ते पहले ही आपको वीडियो मिल रहा है। तो आप यहाँ पर अच्छे से इस वीडियो को कई बार देख करके उत्तर प्रदेश से राज्य विशेष को लेकर सभी प्रकार के घटनाक्रमों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और अपना टॉपिक यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। आपको अगले यहाँ पर 1.5 घंटे मेरे साथ बने रहना है और हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर सभी प्रकार की घटनाओं को एक एक करके समझते चलेंगे। देखिए, ध्यान से सुनना है क्योंकि चीज़ें आपको बोर्ड पर जो लिखी हुई हैं वो दिखाई नहीं दे रही होंगी, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है सुनने पर। क्या बताया जा रहा है और क्या सुनने को मिल रहा है, क्या घटनाक्रम है, कौन सी योजनाएं हैं। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रह सकते हैं। एक्टिव रहने के दौरान आप एक पेपर पेन लेकर के चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, अर्थात कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं, या इस वीडियो का आप एक नोट्स भी बना सकते हैं। इस नोट्स को बना लेने के बाद आप अपने स्तर पे इसका क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से सुन करके इसके नोट्स बना करके अगले 2 हफ्ते में इसका यूपी विशेष को लेकर आप एक अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ पर मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके टॉपिक को मैं आपको बताता चलता हूँ और आप इसे एक एक करके सुनते और समझते चलिए, और हो सके तो इसके नोट्स भी बनाइए। देखिए, पहला यहाँ पे टॉपिक है पहली रैपिड रेल। ठीक है, पहली रैपिड रेल कहाँ से कहाँ के लिए बनाई जा रही है, किन किन क्षेत्रों को ये जोड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का यहाँ पे अनावरण मार्च 2022 में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन के रूप में यहाँ पर किया जा रहा है। ये कॉरिडोर जो है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा, अर्थात दिल्ली से स्टार्ट होगा, गाजियाबाद से होते हुए ये मेरठ तक को यहाँ पर ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा। टोटल देखा जाए तो ये 82 किलोमीटर का एरिया, अर्थात 82 किलोमीटर इसका जो इस ट्रेन का यहाँ पर कह सकते हैं कॉरिडोर है, ये 82 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली से गाजियाबाद तक की इस 82 किलोमीटर के सफर को इस सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर आप 55 मिनट में तय कर सकते हैं। इस ट्रेन में क्षेत्रीय कॉरिडोर पर बिजनेस या प्रीमियम कोच लगाने वाली एक तरीके की पहली ट्रांजिट यहाँ पर रैपिड रेल है, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा पहला टॉपिक। दूसरा क्या है? दूसरा टॉपिक है स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले में प्रारंभ किया गया। राज्य में अगर देखा जाए तो श्रावस्ती जिला जो है वो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी है। इस तरह की योजनाओं में देखिए, क्वेश्चन आपको जो पूछे जाते हैं वन लाइनर के रूप में, आपको किस जिले से प्रारंभ किया जा रहा है या किस प्रकार के उद्देश्यों को यहाँ पर ये पूरा करने के लिए योजना है, ठीक है, कब प्रारंभ की जा रही है। तो यहाँ पर ऐसे फैक्ट को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। स्कूल चलो अभियान के बाद अगला टॉपिक है सरस्वती सम्मान। कई बार पुरस्कारों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2021 के लिए सरस्वती सम्मान की घोषणा 2022 में यहाँ पर की गई। सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान किया गया कवि व साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और किस लिए प्रदान किया गया? तो उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए उनको ये पुरस्कृत किया गया है। सरस्वती सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान को प्रारंभ किया गया, अर्थात ये पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा 1991 से स्टार्ट किया गया था और यहाँ पर 2021 का सम्मान यहाँ पर दिया गया है, जिसके रूप में यहाँ पर 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की गई है। अगला यहाँ पे है शीर्ष सब्जी उत्पादन को लेकर डेटा यहाँ पे जारी किया गया और इस डेटा में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा, ये आपको ध्यान रखना है। शीर्ष सब्जी उत्पादन 2021-22 के फसल वर्ष जुलाई-जून में उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 29.58 मिलियन टन रहा। पश्चिम बंगाल को प्रतिस्थापित करके उत्तर प्रदेश सबसे या सर्वाधिक यहाँ पे सब्जी उत्पादक वाला राज्य बन गया।
इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे अन्य यहाँ पे सब्जी उत्पादक प्रमुख राष्ट्र हैं। कई बार फलों के उत्पादक राष्ट्रों को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश शीर्ष यहाँ पे सब्जी उत्पादक यहाँ पे राज्य है। अगला टॉपिक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज को लेकर है। उत्तर प्रदेश में कुछ और मेडिकल कॉलेजों को खोले जाने की बात कही गई है। मेडिकल कॉलेजों में देखा जाए तो यहाँ पे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर राज्य सरकार ने 2024 तक महाराजगंज और संभल जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दो और जिलों में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2022 में दो और जिलों में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्थापित करने का घोषणा कर दी गई है। कौन कौन से? तो महाराजगंज और संभल में। अगला टॉपिक इसमें है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यहाँ पे जारी किया गया है। तो राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में यूपी का क्या स्कोर रहा है, क्या स्थान रहा है, इसको देखिए। उत्तर प्रदेश की जो रैंक है, ध्यान रखिएगा, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है 13, अर्थात 13वीं रैंक रही है। और टोटल जो इनको स्कोर यहां पे प्राप्त हुआ है वो है 41, ठीक है। 41 यहां पे इन्होंने स्कोर किया है और 13वां इनका स्थान रहा है। सूचकांक जो है 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित है और कई बार इस प्रकार के सूचकांकों में क्या मानक रहे हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर 6 मानक हैं, ठीक है। इस सूचकांक के कितने मानक हैं? 6 मानक हैं। कौन कौन से? पहला है डिस्कॉम का प्रदर्शन, दूसरा है ऊर्जा दक्षता, तीसरा है पर्यावरणीय स्थिरता, चौथा है स्वच्छ ऊर्जा पहल, पांचवा है नई पहल तथा पहुंच और छठा है वहनीयता एवं विश्वसनीयता। तो इन 6 मानकों के आधार पर राज्यों को यहां पर रैंक प्रदान की गई। यूपी के बारे में हमें क्योंकि ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बारे में हमें पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान कौन सा रहा है? 13वां और स्कोर रहा है 41 राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। अगला टॉपिक है अमृत सरोवर। देखिए यहाँ पे अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ पे अमृत सरोवर को बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है और इसी के तहत यहाँ पर देखिए उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। कहां पे? तो ध्यान रखिएगा, रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में। अमृत सरोवर पहल के तहत 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित यहां पर किया जाएगा। अगला टॉपिक है घर घर दस्तक अभियान। क्या है यह अभियान? किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, क्या इसके अंतर्गत किया जाएगा? तो घर घर दस्तक अभियान संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स घर घर जाकर संचारी रोग से ग्रस्त मरीजों की पहचान कर लोगों को बचाव व नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूक करेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे लोगों को जो कि यहाँ पर बीमार हैं या बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराने का भी काम इनके द्वारा किया जाएगा। तो घर घर दस्तक अभियान किससे रिलेटेड है? संचारी रोगों के नियंत्रण को लेकर आशा वर्कर्स के द्वारा यहाँ पे घर घर जाकर इसका पता लगाना, लोगों को जागरूक करना। अगला है हाथी रिजर्व। तो यूपी को अपना पहला हाथी रिजर्व मिल रहा है। कहां मिल रहा है, किस एरिया को मिलाकर बनाया जा रहा है, इसको यहां पे ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय वन मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले हाथी रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है। अब यहां पर देखिए, यह उत्तर प्रदेश के तराई इलाके को मिलाकर के, साथ ही साथ इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर के यहां पर बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला तराई एलिफेंट रिजर्व। एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, जो दुधवा टाइगर रिजर्व है यूपी का अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें अगर देखा जाए तो 4 अलग अलग आप जंगली जानवरों को यहाँ पे कह सकते हैं कि संरक्षण प्रदान करने वाला बन गया है। कौन कौन से हैं इसमें? तो दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा जिसमें बाघ, एक सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथी और 12 सिंघा की रक्षा व संरक्षण का कार्य किया जाएगा। हाथी के लिए यहाँ पर इसे फाइनली ऐड कर दिया गया है। यूपी का अपना पहला तराई एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर मिल रहा है, एक हाथी रिजर्व इसे मिल रहा है और इसमें तराई के भाग को पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व को मिलाकर बनाया जाएगा। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। ठीक है, कहां बनाया जा रहा है यूपी में?
तो 19 अप्रैल 2022 तक लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई और देश भर में कुल 6 में से एक केंद्र यहां पर लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। लखनऊ में इसे सरोजनी नगर में 2.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके वहां पर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला है प्रयागराज जंक्शन, यहां पर क्यों चर्चा का विषय रहा है। तो देखिए, उत्तर मध्य रेलवे यानी एनसीआर के 67वें रेलवे सप्ताह समारोह में प्रयागराज जंक्शन को 16वीं शील्ड यहां पर प्रदान की गई है सर्वोत्तम स्टेशन के प्रमाण पत्र के रूप में, अर्थात कि यहां पर उत्तर मध्य रेलवे का जो सर्वश्रेष्ठ स्टेशन यहां पर का दर्जा प्रदान किया गया है वो किसे, प्रयागराज जंक्शन को यहां पे प्रोवाइड कराया गया है या प्रदान यहां पे किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर देखिए 155 रेल कर्मियों को भी यहां पर पुरस्कृत किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश में जमीन पैमाइश को लेकर एक नई तकनीक लागू की जा रही है। क्या है यह तकनीकी? योगी सरकार ने जमीन की पैमाइश इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन से कराएगी। इसके तहत यूपी के सभी तहसीलों में 5-5 मशीनें रखी जाएंगी और ईटीएस, इसका शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन का, ईटीएस से निकलने वाली किरणें जमीन की यहां पर नपाई करेंगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जमीन की पैमाइश की नई तकनीक है ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, जिससे निकलने वाली किरणों के माध्यम से भूमि की पैमाइश की जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। 2021 में योजना के क्रियान्वयन में वाराणसी पहले स्थान पर रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना में पहला स्थान यहां पे वाराणसी को मिला है और वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा को इसके लिए पुरस्कृत किया गया। इस योजना में छोटे दुकानदारों, ठेला पटरियों वालों को सस्ती दर पर 10,000 का कर्ज यहां पर देने की सुविधा है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होती है। तो कोविड-19 के दौरान क्योंकि ठेला पटरियों वालों को सबसे ज्यादा एक दिक्कत हुई थी, उस दौरान यहां पर इस योजना को लागू करने में वाराणसी सबसे बेहतर जिले के रूप में उन्होंने कार्य किया और इसके लिए यहां पे ये पुरस्कार इन्हें प्रोवाइड किया गया है। अगला है ताज महोत्सव। क्या है ताज महोत्सव? कला, शिल्प व संस्कृति के 10 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन 20 मार्च 2022 को आगरा के शिल्पग्राम में हुआ। ताज महोत्सव की इस वर्ष की विषय वस्तु या जिसे हम थीम कहते हैं क्या थी? आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। इसमें कश्मीर, वाराणसी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ कई राज्यों के कलाकारों ने अपनी अपनी यहां पे कृतियों का प्रदर्शन भी किया। अगला टॉपिक है, योगी आदित्यनाथ बने हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री, क्योंकि इसी वर्ष हुए थे चुनाव और उसके बाद यहां पर यूपी को 5 साल के लिए यहां पर दोबारा से योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। तो 25 मार्च 2022 को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी के इकाना स्टेडियम में दूसरे कार्यकाल के लिए सीएम की यहां पर शपथ ली है योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा शपथ ली गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और इन्होंने 18 कैबिनेट मंत्रियों सहित 34 मंत्रियों को शपथ साथ ही साथ दिलाई है। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ 33वें मुख्यमंत्री के रूप में लगातार इन्हें दूसरा कार्यकाल प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्हें लगातार ये दूसरा कार्यकाल प्राप्त किया है या मिला है या जीता है इन्होंने। चलिए, अगला है बोल्ट्जमान पदक। क्या है बोल्ट्जमान पदक? प्रोफेसर दीपक धर जो आईआईटी कानपुर से संबंधित हैं को यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बन गए। यह पुरस्कार इनको मिला है सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए और देखा जाए तो ये जो बोल्ट्जमान पदक है ये 3 साल में एक बार यहाँ पे प्रदान किया जाता है और इस बार इन्हें मिला है एक भारतीय अर्थात प्रोफेसर दीपक धर को जो आईआईटी कानपुर से संबंधित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022। 2 मार्च 2022 को वाराणसी के तुलसी घाट पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह एक संगीत उत्सव है जिसमें प्रख्यात संगीत कलाकार जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आयोजन हुआ कब और कहां पर हुआ और किस प्रकार की चीजों का आयोजन ये करता है। बस यही 3 चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक है हिंदी साहित्य सम्मेलन। क्या है हिंदी साहित्य सम्मेलन? तो 2 दिवसीय 73वां अधिवेशन एवं परिसंवाद 12 मार्च को 27 साल बाद प्रयागराज में आयोजित किया गया। ठीक है,
प्रयागराज में आयोजित हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के 111 साल के इतिहास में 7वीं बार है कि प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ है और कई प्रांतों के साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में इस बार पार्टिसिपेट किया। अगला है गोमती एक्सप्रेसवे, जो कि यहां पर राज्य के विकास को लेकर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का एक प्रमुख हिस्से के रूप में आप इसे देख सकते हैं। गोमती एक्सप्रेसवे के रूप में देखिए तो लखनऊ से उत्तराखंड के बीच 300 किलोमीटर लंबा एक राजमार्ग जो गोमती नदी के किनारे बनेगा और दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ते हुए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी शहर को यहां पर आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। इसके लिए 15,040 करोड़ की यहां पर खर्च आने की लागत यहां पर बताई गई है और केंद्र सरकार इस योजना में यहां पर अपनी तरफ से यहां पर मदद भी करेगी। 2027 तक गोमती एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। अगला है नमो घाट। नमो घाट देखिए वाराणसी के जो खिड़किया घाट की पहचान नमो घाट के रूप में यहां पर अभी तक के रूप में होगी। खिड़किया से आदिकेशव घाट के बीच वाराणसी के कह सकते हैं कि नए घाट का जो नाम होगा वो यहां पे नमो घाट करने के। नमो घाट में ध्यान रखिएगा इसमें तैयारी यहां पर नमस्कार की मुद्रा की आकृति यहां पर लगाई जा रही है। अगला है पुतुल उत्सव। पुतुल उत्सव क्या है? विश्व कठपुतली दिवस के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी पुतुल उत्सव का यहां पे आयोजन वाराणसी के 80 घाट पर आयोजित किया गया। देश के 5 बड़े शहरों में इसका आयोजन हुआ और इसका थीम रखा गया था आजादी के रंग पुतल के संग। अगला है खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार। यह किसे प्रदान किया गया है? तो यहां पर जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स की संरचना, कार्य व मॉड्यूलेशन के क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले प्रोफेसर व बायोलॉजिस्ट अरुण कुमार शर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये खोसला राष्ट्रीय जो पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में यहां पे प्रदान किया जाता है और इस वर्ग का जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया अरुण कुमार शर्मा को, जो कि एक बायोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं। अगला है यहां पे निर्यात तत्परता सूचकांक। उत्तर प्रदेश 6वां स्थान यहां पर मिला है निर्यात तत्परता सूचकांक में और गुजरात को यहां पे प्रथम स्थान मिला है। इस सूचकांक को जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा इसके यहाँ पे जारी करने का जो उद्देश्य है कि राज्यों की निर्यात संभावनाओं व प्रदर्शन के लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है। अगला इसमें है बायोग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का यहाँ पे आविष्कार किया गया। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने इसे बनाया है और इसका उपयोग फसलों में बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में इसे विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा बायोडिग्रेडेबल पार्टिकल जो होते हैं फसलों को बचाने के लिए और यहाँ पर बनाए गए हैं एक नैनो पार्टिकल्स जो बायोडिग्रेडेबल्स हैं। अगला यहाँ पे है ओम्बुड्सपर्सन ऐप। ओम्बुड्सपर्सन ऐप जो है मनरेगा से संबंधित शिकायतों की सुधार, रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालयों के द्वारा ऐप यहां पर विकसित किया गया। मनरेगा में काम, भुगतान, समस्याओं की शिकायत, समाधान यहां पर इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही मनरेगा को यहां पर अधिक पारदर्शी भी इसके ओम्बुड्सपर्सन ऐप के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। अगला है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये यहां पर उत्तर प्रदेश को मिला है। यहां पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय को तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 यहां पे प्रदान किया गया। यह अवार्ड प्रदेश को जल संवर्धन व जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए प्रदान किया गया। राज्यों में पहला स्थान यूपी, दूसरा राजस्थान और तीसरा यहां पे तमिलनाडु को मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को यहां पे प्राप्त हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्तियों को मिला है पद्म पुरस्कार, ठीक है, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों तरीके के पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए हैं। तो किसे किसे मिला है, किस किस क्षेत्र में मिला है और कौन से पुरस्कार किसको मिले हैं, इसको देख लीजिए। देखिए, राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से यहां पे सम्मानित किया गया। इसी तरीके से
राशिद खान को कला के क्षेत्र में और वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से यहाँ पे या पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। साथ ही साथ सुश्री कमलिनी अस्थाना व सुश्री नलिनी अस्थाना को कला के क्षेत्र में, शीशराम को कला के क्षेत्र में, सेठपाल सिंह को कृषि के क्षेत्र में, सुश्री विद्या बिंदु सिंह को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में, शिवानंद को योग के क्षेत्र में, अजय कुमार सोनकर को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, सुश्री अजिता श्रीवास्तव को कला और डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी को चिकित्सा तथा शिवनाथ मिश्र को कला के क्षेत्र में यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कारों से यहाँ पर नवाजा गया है। अगला यहाँ पे सतीश महाना। सतीश महाना का नाम यहाँ पे हाईलाइटेड इसलिए रहा क्योंकि सतीश महाना को कानपुर नगर की महाराजपुर सीट से विधायक यहाँ पर सतीश महाना को सर्वसम्मत से 8वीं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुन लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सतीश महाना को, और ये विधायक कहाँ से हैं तो कानपुर के महाराजपुर सीट से यहाँ पर विधायक हैं, और ये 8वीं बार यहाँ पर ये सतीश महाना जो है विधायक के रूप में चुने गए। इससे पहले का जो यहाँ पर योगी सरकार का कार्यकाल था, प्रथम कार्यकाल में सतीश महाना तो जो थे वो आपके औद्योगिक विकास मंत्री और कई विधानसभा समितियों के यहाँ पर आपके अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्मार्ट शहरों की रैंकिंग यहाँ पे जारी कर दी गई है। केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय के स्मार्ट सिटी शहरों की रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी को प्रथम स्थान मिला है जबकि कानपुर को चौथा स्थान मिला है। ओवरऑल टॉप 10 की रैंकिंग में देखा जाए तो वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा जैसे शहर यहाँ पर आपको शामिल रहे हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया और अब हम आएंगे अपने पार्ट 2 पर। टोटल यहाँ पे 4 ही पार्ट में हम पूरी की पूरी यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को पढ़ने लेने वाले हैं, तो बस ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहना है। आते हैं अपने यहाँ पर दूसरे टॉपिक्स पर, दूसरे भाग में, दूसरी परिस्थितियों पे, दूसरे क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण रहा और कौन से यहाँ पे घटनाक्रम रहे उनको देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, अगला है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के इस अभ्यारण्य को रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में यहाँ पे सूचीबद्ध किया गया है। यह देखा जाए तो यह समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में यहाँ पे शामिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसे रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध कर लिया गया है। दूसरा यहाँ पर अगला टॉपिक है गणतंत्र दिवस परेड, जिसमें कहा गया है इस परेड में, गणतंत्र दिवस परेड में 2022 में उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ झांकी को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर झांकी के रूप में यहाँ पर चुना गया है। दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर मेघालय रहा। साथ ही भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में इस बार के गणतंत्र दिवस में चुना गया। अगला टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना। केंद्र बजट में 2022-23 में 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं केंद्र बेतवा लिंक परियोजना के लिए, और बुंदेलखंड सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है इसको सबसे ज्यादा फायदा देखा जाए तो केन और बेतवा दोनों नदियों को आपस में जोड़ देने से जो एरिया सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला है वो है बुंदेलखंड एरिया। बुंदेलखंड एरिया की महत्ता और भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो ये आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में फैला हुआ एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले जो हैं वो सूखा से प्रभावित रहते हैं। लेकिन केन और बेतवा नदियों को लिंक करने की योजना काफी लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी, जिसे फाइनली यहाँ पर इस साल के केंद्रीय बजट में यहाँ पर इसके लिए 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ पे आवंटित किए गए हैं, और इसके साथ ही रास्ता क्लियर हो गया है इस दोनों नदियों को आपस में जोड़ देने से। ऐसा यहाँ पर होता है तो उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी के जिले के लोगों को यहाँ पर सिंचाई और पानी की समस्याएं दूर हो जाएंगी, वहीं मध्य प्रदेश के 13 जिलों को भी इसका फायदा होगा। अगला है सौभाग्य योजना। इस योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से सर्वाधिक 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण यहां पर किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान रहा जहां पर 65,373, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा जहां 53,234 घरों का यहां पर सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से यहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन या विद्युत सप्लाई आपको
की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी किस स्थान पे रहा, तो यूपी का स्थान इस पे तीसरा है, जहां टोटल संख्या जो रही है 53,234 घरों को यहां पर जोड़ा गया है। चलिए अगला टॉपिक है कायाकल्प अवार्ड। ये अवार्ड देखिए, इस स्कीम के तहत जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे पर ललितपुर रहा और तीसरे पर मेरठ रहा। पहले स्थान पर रहे जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर को यहां पर 30 लाख रुपए यहां पर कायाकल्प अवार्ड के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसके तहत यहां पर अन्य चिकित्सीय सुविधाएं, उपकरण और अन्य यहां पे निर्माण और उसका कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार यहां पर आपको अस्पताल की अन्य सुविधाएं यहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री ने 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की यहां पर नींव रख दी है। इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यहां पर 540 महिला और 540 पुरुष सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता से ये आपका विश्वविद्यालय लैस होगा। अगला है राजस्व गांव। राजस्व गांव क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक इस विषय वस्तु से, इसकी हेडिंग से थोड़ा सा अलग है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। कौन कौन से हैं, तो ये भी ध्यान से सुन लीजिए। ये मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवनीपुर, तेठिया, ढकिया और बिछिया हैं। ये वतांगिया गांव हैं। वतांगिया समुदाय में म्यांमार में औपनिवेशिक काल में पेड़ लगाने के लिए लाए गए लोग शामिल हैं। और राजस्व गांव का मतलब होता है एक सीमांकित छोटा प्रशासनिक क्षेत्र, जो कि यहाँ पर आपको बॉर्डर के साथ लगता है। तो यहाँ पर यूपी के ऐसे 4 क्षेत्रों को यहाँ पे राजस्व गांव के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया। अगला है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर चर्चा का विषय यूपी क्यों रहा है, क्योंकि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा में 50-50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजनाएं यहां पर शुरू की हैं। संयंत्रों को सालाना 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक का यहां पर उत्पादन करेंगी। इन 2 परियोजनाओं के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और यूपीपीसीएल के मध्य यहां पर बिजली खरीद समझौता भी यहां पर हो गया है। अगला लखनऊ सुपर जायंट को लेकर यहां पर चर्चा का विषय रहा, क्योंकि आईपीएल में आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ की एक आधिकारिक आईपीएल जो टीम है ये आपको शामिल हो गई है। केएल राहुल इसके कप्तान रहे हैं और स्वामित्व यहां पर देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट का संजीव गोयनका के पास रहेगा। अगला देखा जाए तो ओम आरटीपीसीआर किट यहां पर चर्चा का विषय रहा, जिसे सीएसआईआर के केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा यहां पे खोजा गया है। इसके वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के परीक्षण के लिए ओम नामक एक स्वदेशी आरटीपीसीआर किट को विकसित किया है। किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा जारी की जाने वाली ये अब तक की पहली यहां पर किट है। नाम ध्यान रखिएगा, ओम आरटीपीसीआर। और इस किट का जो मूल्य है वो भी काफी सस्ता है, सिर्फ 150 रुपए यहां पर आपको इस किट का मूल्य रखा गया है। और परीक्षण के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 2 घंटे में आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करा देगा। अगला है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है, तो स्थापित की गई है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां पे सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं सेटअप यहां पर स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 के पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं को सुधार करेगा। ध्यान रखिएगा, पैरा बैडमिंटन टीम के जो मुख्य कोच हैं उनका नाम है गौरव खन्ना। अगला टॉपिक, दूसरा अर्थ स्टेशन कहां है, तो देखिए दूसरा अर्थ स्टेशन हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर अर्थ स्टेशन का यहां पे उद्घाटन किया गया। अब इसके माध्यम से डीटीएच के तहत विश्व भर में स्थानीय रूप से उत्पन्न कार्यक्रमों को प्रसारित किया जा सकेगा और इसको बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए यहां पे खर्च आया। इटावा, लखीमपुर खीरी के यहाँ पे गढ़निया और बहराइच जिले में नानपारा में 10-10 किलोवाट के यहाँ पे 3 एफएम रिले केंद्रों का भी साथ ही में यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अगला है AK-203 राइफल का निर्माण। यहाँ पर 6 दिसंबर 2021 को भारत रूस के मध्य हुए समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक संयुक्त उद्यम यहाँ पर आपको लगाया जा रहा है।
जिसके तहत 6 लाख यहाँ पे AK-203 राइफलों के निर्माण पर यहाँ पे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला देखिए, यहाँ पे गोरखपुर में एम्स विश्वविद्यालय एम्स के स्थापना को लेकर यहाँ पर निर्णय लिया गया। 7 दिसंबर 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि जिसे हम एम्स कहते हैं, गोरखपुर में यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। 300 बिस्तरों वाले यहाँ पर आपका 300 बिस्तरों वाला ये एम्स है और इसकी लागत जो आई है 1011 करोड़ रुपए आई है। आगे चलकर इस एम्स अस्पताल की जो बेड क्षमता है उसे 750 बेड क्षमता तक किए जाने का प्रावधान भी है। इसमें 35 बिस्तरों वाला एक आपातकालीन वार्ड भी लगाया गया है, जो कि यहां पर ऐसे इमरजेंसी यहां पर जो केसेस होंगे उन्हें देखे जाएंगे। अगला है यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड। इसे प्रोवाइड कराया गया या दिया गया है IIT कानपुर के रूपेश गोयल को दिसंबर 2021 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह भारतीय जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के योगदान के लिए प्रदान किया गया। रचपुड़ी कामात्री की स्मृति में 35 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार और एक स्वर्ण पदक इसमें प्रदान किया जाता है। अगला टॉपिक, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। परियोजना जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं के समाधान करने के लिए यहाँ पर बनाई गई है या आपको इसका निर्माण किया गया है। देखा जाए तो इस परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की परियोजना में कौन कौन सी नदी है, किस एरिया में है, कब उद्घाटन किया गया, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के रूप में पूछे जा सकते हैं। अगला है हैदरपुर वेटलैंड। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर आर्द्रभूमि के रूप में यहाँ पर मान्यता प्रदान की गई है। ये 6,908 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई एक आर्द्रभूमि है और इसका गठन 1984 में मध्य गंगा बैराज पर गंगा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किया गया था। अगला टॉपिक, मिट्टी परीक्षण के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस का यहां पर आविष्कार किया गया है। क्या है ये? IIT कानपुर ने एक नए पोर्टेबल उपकरण को विकसित किया है जो केवल 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगा सकता है। यह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित है जो भू परीक्षण नामक एक एम्बेडेड मोबाइल ऐप के साथ स्मार्टफोन पर रियल टाइम मिट्टी विश्लेषण रिपोर्ट यहां पे प्रदान करेगा। प्रौद्योगिकी को एग्रो नेक्स्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित भी किया जा चुका है। अगला टॉपिक है गंगा एक्सप्रेसवे। ये भी काफी चर्चा का विषय है। जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं इनको देखो, एग्जाम में पिछले एक साल के कुछ एग्जाम पेपर उठा के देखिए, वहां पे एक्सप्रेसवे को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे चलाई गई योजनाओं को लेकर क्वेश्चन आए हैं। कुछ विशेष पुरस्कार और महोत्सव आयोजनों को लेकर भी क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे सभी टॉपिक्स को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से सुनते चलिए। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में देखिए, प्रधानमंत्री ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी है। ये 594 किलोमीटर की 6 लेन की यहाँ पर एक्सप्रेसवे होगी जो 36,200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर बनने वाली है। इसे बिजौली गांव से शुरू किया जाएगा और प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक यहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र को आपस में जोड़ने के लिए इसको बनाया जा रहा है। अगला है 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स यूपी में बनाए गए हैं। कहां? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 23 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स यहां पर लॉन्च किए हैं। यह नोड मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में यहां पर स्थित होंगे। इससे पूर्व यूपी में सिर्फ एक ही था, गौतम बुद्ध नगर में एक इंटरनेट एक्सचेंज था, लेकिन इन 7 के स्थापित हो जाने से पूरे यूपी को यहां पर कवर किया जा सकेगा। अगला है फ्री स्मार्टफोन योजना। स्मार्टफोन योजना देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2021 को शुरुआत की।
इस योजना के तहत राज्य के स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन व टैबलेट यहां पर वितरण इस योजना के तहत किया जाएगा। साथ ही योजना के पहले चरण के अंतर्गत बीटेक, बीए, बीएससी, एमए, आईटीआई, एमबीबीएस, एमडी, एमटेक, पीएचडी के अंतिम वर्ष के छात्रों को 1 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट यहां पर वितरित किए जाने की यहां पर इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। अगला है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की यहां पर नींव रखी। इसकी स्थापना डीआरडीओ के द्वारा लखनऊ में की जाएगी और उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण के समूहों के विकल्प के रूप में यहां पर तेजी लाने के लिए अपनी तरह का यह पहला आप कह सकते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी यहां पर सेंटर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला टॉपिक है मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन। तो ये देखिए, बीना रिफाइनरी में पनकी कानपुर में पीओएल यानी कि पेट्रोलियम तेल और स्नेहक टर्मिनल एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन में प्रधानमंत्री ने 28 दिसंबर 2021 को राष्ट्र को इसे समर्पित किया है। इस परियोजना को 365 किलोमीटर लंबी है और इसकी क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के 5 जिले शामिल हैं, जिसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर आते हैं। साथ ही एमपी के 2 जिले सागर और टीकमगढ़ भी यहां पर इसमें शामिल हैं। अगला है दुर्ग शंकर मिश्र, जो कि 27 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। ये 1985 बैच के आईएएस एक अधिकारी रहे और झांसी रेलवे स्टेशन का यहां पे नाम परिवर्तित कर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये रहा आपका पार्ट 2। आज के लेक्चर के 2 भाग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर मूव करने वाले हैं अपने तीसरे लेक्चर की ओर। यहाँ पे देखिए वन लाइनर हैं। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बहुत ही सिंपल से हैं, फैक्चुअलाइजेशन पे है, वन लाइनर है। यूपीएससी की तरह यहाँ पर आपको किसी भी टॉपिक के बहुत सारी चीज़ों के या मल्टीपल या आपको बहुत डीप नॉलेज हमें नहीं चाहिए, हमें फैक्चुअल चीज़ें चाहिए, न्यूज़ रिलेटेड चाहिए, पूछा क्या जा सकता है उससे रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट हमें पढ़ना है। और सभी तरीके की चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं जो कि करंट समसामयिक घटनाक्रम का एक इंपॉर्टेंट पहलू हो सकता है। तो हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके कवर करते चलेंगे। तो 2 चीज़ें हाफ यहाँ पे डन हो गया है। अगले यहाँ पर आप 30 मिनट 40 मिनट और मेरे साथ रहेंगे और हम यहाँ पे बाकी का सिस्टम भी यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अपने आते हैं अपने थर्ड पार्ट में। इस करंट अफेयर्स के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाक्रम में थर्ड पार्ट में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक है ब्रज उत्सव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 नवंबर 2021 को वृंदावन क्षेत्र में 10 दिवसीय एक ब्रज उत्सव का उद्घाटन किया। यह ब्रजराज उत्सव उत्तर प्रदेश श्रम ब्रज तीर्थ विकास परिषद का एक संयुक्त उद्यम होगा, जो पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश व जिला प्रशासन के तहत एक निकाय है। यह कार्यक्रम में हुनर हाट व शिल्पग्राम के 100 से अधिक यहाँ पे स्टॉल भी लगाए गए। तो यहाँ पर पहला हमारा है ब्रज उत्सव। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया, क्या किया गया है, इसमें किस क्षेत्र में लागू होता है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगला है यूपी के जिला स्तरीय शासन सूचकांक यहाँ पे जारी किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 11 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय सुशासन शुरू करने की घोषणा की है। ये प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग के सहयोग से लागू किया जाएगा और 2022 में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना भी की जाएगी। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में पहली निजी रक्षा विनिर्माण। ये कहाँ है? तो 14 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में पहली यहां पर एक निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा स्थापित की जा रही है, जिसे एरोओली टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की नई एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सुविधा यानी पीजीसी इंडस्ट्रीज के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। और यह देखा जाए तो विमान और हेलीकॉप्टर इंजन का यहां पर इसमें निर्माण भी किया जाएगा। अगला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री ने 16 दिसंबर 2021 को सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यहां पर किया है। ये 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना का एक एयर शो भी आयोजित किया गया।
इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है और ये आपको चौथसराय गांव से शुरू होकर हैदरिया तक यहां पर आपको चलती है, अर्थात वहां पर आपको समाप्त होती है। अगला टॉपिक है काशी उत्सव। कहां आयोजित किया गया, किस तिथि को आयोजित किया गया? तो 16 से 18 नवंबर 2021 तक वाराणसी में एक 3 दिन की काशी के क्लासिकल विरासत और संस्कृति का आयोजन किया गया। उत्सव के प्रत्येक दिन एक विषय वस्तु यहाँ पे समर्पित की गई, जैसे काशी के हस्ताक्षर, कबीर रैदास की वाणी, निर्गुण काशी, कविता और कहानी, काशी की जुबानी, जैसे यहाँ पे चीज़ों को इसमें शामिल किया गया या इनका यहाँ पर आपको आयोजन इसमें देखने को मिला है। अगला है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। क्या है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क? तो प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर पार्क की आधारशिला यहां पर रखी है। कुल लागत देखा जाए तो इसके 3013 करोड़ रुपए झांसी सोलर पार्क की लागत आई है। ललितपुर में देखा जाए तो 600 मेगावाट और चित्रकूट में 800 मेगावाट के सोलर पार्क की भी यहां पर आपको स्थापना की गई है, उनकी आधारशिला रखी गई है। अगला टॉपिक भारत डायनेमिक्स परियोजना। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को झांसी में भारत डायनेमिक्स के 400 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। इस सुविधा का उपयोग टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों के लिए प्रणोदन प्रणाली को बनाने के लिए इसमें किया जाएगा। 183 एकड़ की भूमि पर इसे विकसित किया जाएगा और करीब 150 लोगों को यहाँ पर रोजगार भी इसके माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कहाँ बनेगा, क्या क्या चीज़ें बनाई जाएंगी, क्या एरिया है, ये सारी चीज़ें। अगला टॉपिक वायु प्रदूषण रोधी टावर कहाँ लगाया गया यूपी में? तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 17 नवंबर को नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का यहाँ पे उद्घाटन किया। टावर अपने आसपास के प्रदूषित हवा को साफ करेगा और उन्हें शुद्ध रखेगा। टावर भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड और नोएडा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहला नोएडा में यहाँ पर आपको टावर लगाया गया है, वायु प्रदूषण रोधी टावर। अगला टॉपिक है अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन उपकरण। ये क्या होता है? आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के ऑन साइट उत्पादन के लिए भारत में पहला उपकरण विकसित किया है। ये 100% उपकरण स्वदेशी है और यह मेथनॉल से अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के ऑन साइट उत्पादन के लिए एक झिल्ली प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन का उत्पादन भी यहाँ पर इस तकनीक का विकास आईआईटी बीएचयू के द्वारा यहाँ पर आपको किया गया है। अगला इसमें है रामपथ एक्सप्रेस। कहाँ कहाँ से गुजरेगा, किन किन जिलों को जोड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए रामपथ एक्सप्रेस तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुणे को अयोध्या से जोड़ने वाली यहाँ पे रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को 27 नवंबर 2021 डेट ध्यान रखना है, 27 नवंबर 2021 को यहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन भगवान राम के नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या से जुड़े 6 तीर्थ स्थलों की यहाँ पर यात्रा करेगी। तो इन 6 तीर्थ स्थलों को आपको ध्यान में रखना है। अगला है उत्प्रेरक पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया गया? तो ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने अपनी मंडी यानी कि डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से बाजार सक्षम पहुंच परियोजना के तहत एक विशेष पहल उत्प्रेरक पुरस्कार यहाँ पे शुरू किया है। उत्प्रेरक पुरस्कार का एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो चुनिंदा किसान उत्पादक संगठनों को एफपीओ को उनके दीर्घकालिक संस्थागत मजबूती और विकास का यहाँ पर समर्थन करेगा। अगला टॉपिक यहाँ पे कंगना रनौत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है नदी पशुपालन कार्यक्रम। क्या है नदी पशुपालन कार्यक्रम? 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिजघाट में नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब देखिए इस कार्यक्रम का यहाँ पे लाभ क्या क्या है। इसमें मछली पकड़ने में वृद्धि, मछुआरों की आजीविका में सुधार, नदी की स्वच्छता को बनाए रखना जैसे प्रोग्रामों को इसमें शामिल किया गया है।
साथ ही साथ केंद्र के स्तर पर संचालित की जा रही योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के एक विशेष गतिविधि के रूप में इस योजना को विकसित किया गया है। चलिए एक और यहां पे सूचना ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मनरेगा के मजदूरों के मानदेय को बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में मनरेगा मजदूरों के मानदेय की वृद्धि की यहां पर घोषणा की। मानदेय अब मनरेगा ग्राम रोजगारों को 10,000 रुपये, कंप्यूटर ऑपरेटरों को 15,156 रुपये, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को 34,140 रुपये और तकनीकी सहायकों को 15,656 रुपये अब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, अगला है आरोग्य वाटिका। क्या है आरोग्य वाटिका? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य माध्यमिक विद्यालयों को अपने परिसरों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण भी किया जाएगा, साथ ही छात्रों और उनके परिवारों की प्रतिरक्षा व कल्याण को बढ़ावा भी दिया जाएगा। आरोग्य वाटिका के अंतर्गत किस तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आरोग्य वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, स्टेविया, भारतीय आंवला, खास, अमरूद, हल्दी, चंदन और सहजन जैसे पौधे यहां पर लगाए जाएंगे। अगला टॉपिक वाराणसी रोपवे सेवाएं। तो सार्वजनिक परिवहन के रोपवे सेवा वाराणसी, यहां पर देखिए रोपवे बनाने वाला बोलिविया और मैक्सिको के बाद भारत विश्व का तीसरा देश यहां पे बन गया। रोपवे सेवा वाराणसी शहर में हवाई रूप में 4.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और रोपवे में करीब 220 यहां पर केबल तारों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है बौद्ध सर्किट। बौद्ध सर्किट क्यों यहां पे चर्चा का विषय रहा? क्योंकि पर्यटन मंत्रालय ने कुशीनगर में 20-21 अक्टूबर 2021 को टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट आ वे फॉरवर्ड शीर्षक से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन यहां पे किया है। बौद्ध सर्किट कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु जैसे क्षेत्रों को यहां पर शामिल करता है और पर्यटकों को यहां पर आकर्षित करता है इन क्षेत्रों को आपस में, अर्थात इन क्षेत्रों को घुमाने के लिए। अगला है सर सैयद अहमद खां को लेकर यहां पर चर्चा का विषय क्यों रहे हैं सर सैयद अहमद खां? क्योंकि सैफी किदवई ने अपनी एक नई पुस्तक सर सैयद अहमद खां रीजन, रिलीजन एवं नेशन की यहाँ पे प्रस्तुत की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की यहाँ पर ये संस्थापक भी रहे हैं और 17 अक्टूबर को इनकी 204वीं जयंती भी मनाई गई। अगला टॉपिक पीएम मातृ वंदना सप्ताह। स्मृति ईरानी ने 5 सितंबर 2021 को अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने और बेहतर देखभाल की जानकारी देने के लिए यहां पर इसे शुरू किया गया। अमेठी में 42,000 लाभार्थियों को 14.52 करोड़ रुपए की यहां पर सहायता भी इस योजना के तहत प्रदान की गई। तो ध्यान रखिए कहां पे? अमेठी में। अगला है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा जयंती में 17 अक्टूबर 2021 के अवसर पर इस योजना के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट यहां पे प्रदान किए गए। इसके तहत युवाओं को बढ़ईगिरी, सिलाई, लोहार और सुनार, मिट्टी के बर्तन, स्वेटमीट की दुकान चलाने के लिए पारंपरिक कार्यों का यहाँ पे प्रशिक्षण इसके अंतर्गत दिया जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक पार्क। यहाँ पे यूपी में कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने के लिए यहाँ पे घोषणा की गई है। इसमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की भी उम्मीद है और नोएडा में साथ ही साथ एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जाएगा जो 350 एकड़ की जमीन पर स्थापित किए जाएंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि IPA। ये क्या है? वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, पीपल काउंसिल और WAC ग्लोबल ह्यूमंस राइट फाउंडेशन ने डॉक्टर भास्कर शर्मा को IPA 2021 से यहाँ पे सम्मानित किया है। डॉक्टर भास्कर शर्मा यूपी के होम्योपैथिक यहाँ पर एक चिकित्सक हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार यूपी के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर भास्कर शर्मा को दिया गया है। अगला निर्भया एक पहल। ये क्या है?
लखनऊ में मिशन शक्ति के चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत की गई। इसमें राज्य के 75,000 महिलाओं को योजना के तहत राज्य सहायक सब्सिडी का यहाँ पे लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इन्हें बैंकों से जोड़ा जाएगा, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण इन्हें प्राप्त होगा और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर इन्हें यहाँ पे एक सब्सिडी भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला टॉपिक है बच्चों को यहाँ पे 25 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो किन बच्चों को और किन किन परिस्थितियों में ये पैसे दिए जाएंगे? उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा कोविड-19 या अन्य किसी कारण से अपने माता पिता को खोने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता को देने की यहाँ पे मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही 18 से 23 वर्ष के ऐसे बच्चों को जो मौद्रिक सहायता दी जाएगी जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को यहाँ पर खो चुके हैं। तो कोविड-19 के कारण काफ़ी सारी समस्याएं हुई, कई सारे लोगों को यहाँ पर हुई हैं, बच्चे अभिभावकों सभी को यहाँ पर हुई हैं और इसी के तहत बच्चों को एक तरीके से संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनकी मौद्रिक सहायता के लिए यहाँ पर ये 2500 रुपए की सहायता यहाँ पे बाल सेवा योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। अगला है काकोरी कांड के नाम का यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्शन यहाँ पे रख दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन की सालगिरह भर यहाँ पर मनाई, जो कि 2022 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। कई ऐसे कार्यक्रम जो अपनी 100वीं वर्षगांठ यहाँ पे मना रहे हैं, तो वहाँ पर उनको लेकर कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है काकोरी कांड के भी यहाँ पे 2022 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। 3 हो गया, ठीक है। बस 15 से 20 मिनट और आपको देने हैं और इसके साथ ही हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 1.5 साल के करंट अफेयर्स को मात्र 1 घंटे या 60, 70, 75 मिनट में हमने पूरा का पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर आपको 1 घंटे या 1.25 घंटे में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बस अगले 15 से 20 मिनट और उसके साथ ही आप इसका पूरा काम कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। नोट्स ज़रूर यहाँ पे बना लीजिएगा। अगर या तो आप वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, ये भी आप एक काम कर सकते हैं, और या फिर आप इसके नोट्स बनाकर बार बार रिवीजन कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको पसंद है वो ज़रूर करिएगा, लेकिन हाँ, बिना मल्टीपल टाइम रिवीजन के आप इस वीडियो को एक बार देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी बार आप देखोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उतनी ही चीज़ें क्लियर होंगी, उतने ही फैक्ट यहाँ पर आपको याद रहेंगे और उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके आने वाले हो, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, अंतिम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। पहला है एटीएस प्रशिक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर के इस्लामिक मदरसा दारुल उलेम देवबंद में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस कमांडो के लिए एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का यहाँ पे निर्णय लिया है और इसके लिए 2000 वर्ग किलोमीटर की भूमि का आवंटन किया गया है। ध्यान रखिएगा, यूपी में कहाँ पर एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको बस आपको ध्यान रखना है। दूसरा टॉपिक है पहला हस्तशिल्प पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 29 में राज्य का पहला है, ध्यान रखिएगा, राज्य का पहला हस्तशिल्प पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसमें घरेलू और विदेशी आगंतुकों को राज्य में व्यापक हस्तशिल्प बनाने, प्रदर्शित करें, बेचने के लिए कार्यशालाएं, कारखाने और आउटलेट्स की इसमें सुविधा प्रदान की जाएगी। तो पहला हस्तशिल्प पार्क कहाँ बन रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 29 में। अगला है आयुष विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? तो 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई और इसके साथ ही गोरखपुर में अब 4 विश्वविद्यालय हो गए हैं, वो भी अलग अलग तरीके के। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गोरखपुर को पूर्वांचल में शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित करने की यहाँ पर राज्य सरकार की एक पहल के रूप में इसको विकसित कर रहे हैं। अगला टॉपिक राम वन गमन मार्ग प्रारूप। इस मार्ग को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगेरपुर, धाम, मंझनपुर, राजापुर होते हुए चित्रकूट तक यहाँ पर विकसित किया जाएगा।
मेडिकल कॉलेज, तो जुलाई 2021 में यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। नए कॉलेज जो है वो एटा, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, हरदोई, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर जिले में यहाँ पर खुलेंगे। तो देखा जाए तो 9 आपको मेडिकल कॉलेज यूपी में 2021 में बनाने की घोषणा की गई और 2 यूपी में 2022 में बनाने की घोषणा की गई है। तो 22 वाले पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला टॉपिक, वन महोत्सव। उत्तर प्रदेश में 4 जुलाई को समाप्त हुए वन महोत्सव के दौरान करीब 25 करोड़ पौधे लगाकर इसे विश्व कीर्तिमान यहाँ पे स्थापित किया गया। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नई जनसंख्या नीति, जो काफी चर्चा का विषय रही। क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि नीति के फैसले के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, साथ ही सरकारी लाभ भी उन्हें प्रदान नहीं किया जाएगा। लेकिन जिनके बच्चे 2 या 2 से कम हैं, उन्हें अधिक सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन यहाँ पे प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार के और उनकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। अगला है भारतीय विरासत संस्थान। ये सरकार ने नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित करने का इसे निर्णय लिया है। इसे पुरातत्व संस्थान अभिलेखी अध्ययन के स्कूल को एकीकृत करके एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो भारतीय विरासत संस्थान गौतम बुद्ध नगर नोएडा में यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखें। 84 कोसी मार्ग यहाँ पर कहाँ कहाँ स्थापित होगा, किन जिलों को जोड़ेगा, कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो 84 कोसी मार्ग अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे घोषित किया गया। अयोध्या में करीब 80 किलोमीटर रिंग रोड को 275 किलोमीटर अयोध्या और 84 कोस परिक्रमा मार्ग में शामिल किया जाएगा। इसमें अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर जिले शामिल होंगे। साथ ही परिक्रमा मार्ग में बहराइच, रायबरेली, सुल्तानपुर में रहने वाले लोगों को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो 84 कोस परिक्रमा की इस योजना को, इस राजमार्ग को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से जिले यहाँ पर आपको अटैच हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। इसे आईआईटी कानपुर ने एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन, साइबर भौतिकी प्रणाली, साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में यहाँ पे लॉन्च किया है। इसके लिए 13 स्टार्टअप व 25 R&D प्रमुख जांचकर्ताओं का इसके संचालन के लिए यहाँ पर चयन किया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों से जुड़ने के लिए माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है। 26 जुलाई 2021 को इसे लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है कि नागरिक जुड़ाव के विचार को आगे बढ़ाना, सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करना, नागरिक सरकार की नीति पर अपनी राय को जाहिर कर सकें, इसलिए इस पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला है बिलीव। बिलीव क्या है? तो उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी में अपने क्रिकेट के करियर की यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। उतार चढ़ाव, सफलता असफलताओं इत्यादि की, साथ ही प्रमुख घटनाओं और कह सकते हैं कि मोमेंट्स को यहाँ पर उन्होंने इसमें चर्चा की हुई है। अगला है चंदो तोमर। चंदो तोमर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर देखिए चर्चा का विषय इसलिए है कि नोएडा में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का नाम चंदो तोमर के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। चंदो तोमर को आप यहाँ पर शूटर दादी के नाम से भी जानते होंगे और अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है शंभूनाथ को आईफोना के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। शंभूनाथ जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और शंभूनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघों में भारतीय संघ का अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है, जो कि एक गैर लाभकारी संस्था है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केंद्र। उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरणों को रखने के लिए 3 केंद्र, एक IIT खड़गपुर, दूसरा IIT दिल्ली और तीसरा BHU वाराणसी में स्थापित किए जाएंगे और इस योजना को केंद्रीय योजना साथी योजना के तहत यहां पे स्थापित किया जाएगा। आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, देखिए कोविड-19 के समय पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे कुछ अधिनियम लेकर आए गए जिसके माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को नियंत्रित करना और सुचारू रूप से यहाँ पे संचालन करना संभव हो सके। जैसे ही आवश्यक रेखा रखरखाव अधिनियम को देखा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 मई 2021 को राज्य में इसे लागू किया। 6 महीने के लिए यह लागू रहा। यह उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1966 के रेलवे, हवाई अड्डे, डाक तथा टेलीग्राफ जैसी आवश्यक सेवाओं में कर्मचारी द्वारा हड़ताल पर ये रोक लगाता है। साथ ही सरकारी विभागों, सरकारी निगमों और विकास प्राधिकरणों के द्वारा भी हड़ताल करने पर ये प्रतिबंध लगाता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उन व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू करेगी जो आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन, कोविड के उपचार हेतु आवश्यक वस्तुओं को यहां पर छुपाए हुए हैं। अगला टॉपिक है ई पंचायत पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर यहां पर ई पंचायत पुरस्कार इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ को दूसरा और ओडिशा और तमिलनाडु को यहां पर तीसरे स्थान पर रहे। यह ग्राम पंचायतों का कामकाज और उस पर नजर रखने के लिए किए गए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को लेकर ई पंचायत पुरस्कार यहां पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 मार्च 2021 को सूचित किया कि 26,000 करोड़ रुपए की अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को लागू किया जाएगा। इसे बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर, बांदा, महोबा के किसानों के लिए यहाँ पर सिंचाई और अन्य प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर इनके द्वारा प्रदत्त होंगी। नेक्स्ट है देशिकन भवन। ये क्या है? 6 मार्च 2021 को ICMR, NJIL और OMD ने आगरा में नए अनुसंधान देशिकन भवन का यहाँ पे उद्घाटन किया। इसके माध्यम से पशु रोग, कोविड-19 के निदान और संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण इत्यादि के क्षेत्र में यहाँ पे अनुसंधान और कार्य किए जाएंगे। अगला टॉपिक काला नमक चावल महोत्सव। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 मार्च 2021 से सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया। इस क्षेत्र में उगाया जाने वाला चावल काला नमक चावल जो है कुछ जिलों का एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाया गया एक या उत्पादित किया जाने वाला एक प्रोडक्ट भी है। अगला टॉपिक है शहनाई उत्सव। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 21 मार्च 2021 को BHU परिसर में यहाँ पर 3 दिवसीय शहनाई उत्सव का आयोजन किया गया। इसे संगीत नाटक अकादमी व BHU के संगीत और प्रदर्शन कला संकाय के द्वारा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर इसे आयोजित किया गया। अगला टॉपिक है PSC महिला बटालियंस को लेकर। तो यूपी में यहाँ पर देखिए PSC महिला बटालियन को निर्मित किया गया है। कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों में रहेंगी और इनका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 यहाँ पर PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। इनमें रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी और उदया देवी के नाम पर बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में इन्हें स्थापित किया जाएगा। तो 3 नाम हैं और 3 अलग अलग क्षेत्रों में इन 3 PSC यहाँ पे बटालियंस को स्थापित किया जाएगा। अगला है UPFPO शक्ति पोर्टल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण के एक हिस्से के रूप में इसे लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को जमीनी स्तर पर लाभान्वित करना, किसान उत्पादन संगठनों के पोर्टल में किसानों, उत्पादक संगठनों और किसान कल्याण के स्तर पर लाभान्वित करने के साथ साथ व्यापारियों को, कृषि और अन्य संबंधित विभागों को एक मंच यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान करना, जहाँ पर वो आपस में मिल करके इन मुद्दों पर चर्चा कर सकें, व्यापार कर सकें और अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं का संपादन कर सकें, एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। अगला है केला महोत्सव। 22-23 मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में आयोजित इसे किया है, जिसमें 35 किसानों और उद्यमियों ने इसमें भागीदारी की। यह एक जिला एक उत्पाद के रूप में केले के शामिल होने के पश्चात प्रसंस्करण में 500 लोगों को यहाँ पर इसके माध्यम से रोजगार भी यहाँ पर प्रदत्त हुआ है। अगली योजना है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना क्या है? 24 मार्च 2021 को वाराणसी में 24 मार्च 2021 को वाराणसी में इसे प्रारंभ किया गया।
कंपनी का नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा CESL। इस कंपनी के द्वारा वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब के लिए प्रति बल्ब 10 रुपए का यहाँ पर वितरण किया जाएगा। कितना? 10 रुपए प्रति बल्ब यहाँ पर वाराणसी के जिलों में यहाँ पर गाँव के लोगों और इन लोगों को यहाँ पर इसमें वितरित किया जा रहा है ताकि LED बल्ब को यहाँ पे लगाया जा सके। और इसके साथ ही साथ देखिए, पहले चरण के तहत 5 जिले में 1.5 करोड़ LED बल्बों को यहाँ पर वितरण किया जाएगा। और इसके माध्यम से एक तरफ ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा देना है, LED के उपयोग को बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण को भी यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। अंतिम टॉपिक एक और यहाँ पर जाते जाते देख लेते हैं, पुलिस आयुक्तालय। ठीक है, तो जिसे आपने न्यूज़पेपर में लगातार एक चर्चा का विषय सुना होगा कि कमिश्नरेट प्रणाली। तो यूपी में देखिए कई सारे जिलों में अब कमिश्नरेट प्रणाली के तहत इन्हें यहाँ पे लागू किया जा रहा है। और ऐसा ही यहाँ पर यूपी में देखा जाए तो कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और नोएडा में यहाँ पर कमिश्नरेट प्रणाली को लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ गाजियाबाद में भी इस तरह की प्रणाली, और गाजियाबाद और मेरठ को भी इसके अंतर्गत लाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर शुरू की गई है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो होती है, इसके तहत यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें एक मजिस्ट्रेट पावर की यहाँ पे शक्ति प्रदान की जाती है, और उसके माध्यम से यहाँ पर उनको उसके साथ साथ सभी प्रकार की कानून व्यवस्था और अन्य प्रकार की विशेष शक्तियाँ इनको प्रदत्त की जाती हैं। तो आज हमने यहाँ पर देखिए पढ़ना जो शुरू किया था, मैं आपको बता दूं, हमने अप्रैल 2022 से यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के घटनाक्रम को, समसामयिक घटनाक्रम को पढ़ना शुरू किया गया था। और यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो मार्च तक के घटनाक्रम बाई डेट मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखिए मार्च तक के यहाँ पे घटनाक्रम, मार्च 2021 के घटनाक्रम को, ठीक है, हमने कवर किया है। टोटल आप मंथ वाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्च 2021 का देखिए तो 12 में से सिर्फ 2 महीने था, जनवरी फरवरी हटा दिए, 10 महीने आपको यहाँ पर मिल गए पिछले साल के, और जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने इस वर्ष के। टोटल 14 महीने का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, पढ़ अच्छे से लीजिएगा, रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। रिवाइज करने के अपने दोनों तरीके हैं, चाहे आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम सुन लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड मोड पे भी सुन सकते हैं, या फिर आप इसे एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे तो वहाँ पर अपने स्तर पे आप इसका तीव्र गति से रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को एक बार अगर देख चुके होंगे तो आपको पता होगा इसमें काफ़ी सारा कंटेंट आपको दिया गया है। हर तरीके के इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को यहाँ पर जोड़ा गया है, जो क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं उनको भी यहाँ पर आपको बताया गया है बीच बीच में, और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ही यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। यूपीपीसीएस के लिहाज से पढ़ाया गया है, जो कि यहाँ पर 1 लाइनर के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसलिए यूपीपीसीएस या आने वाले एग्जाम, चाहे आरओ हैं या अदर कोई यूपी स्टेट का एग्जाम है, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट विषय वस्तु थी समसामयिक घटनाक्रम से, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ों को वेल प्लान्ड और अच्छे से यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है। आई होप आप यहाँ पर वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयारी करिए, समय यहाँ पे कम है, तो रिवीजन ही सिर्फ आपका आधार है आपकी सफलता का। जितना समय मिलता है सिर्फ रिवीजन करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, और अपने लक्ष्य को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ अपने रिवीजन पर यहाँ पर दीजिएगा। एग्ज़ाम से जस्ट पहले कुछ समय तक आराम करें, बाकी सब यहाँ पर मेहनत पर अपने भरोसा रखें। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे सही चीज़ है, तो टाइम का सदुपयोग करिए। थैंक यू सो मच आज के लिए, एंड गुड लक।